नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं ट्राई-सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरें। महिला हॉकी टीम ने बढ़ाई टोक्यो में पदक की आस। नया गांव की रीना खोखर भी है टीम का हिस्सा। परिवार में भी खुशियों का माहौल। आधे शहर में वर्षा का कहर और आधा शहर रहा सूखा। और लंबे अरसे बाद खुले पंजाब के स्कूल। चंडीगढ़ में निजी स्कूलों में भी लौटी रौनक। और अब खबरें विस्तार से। देश की महिला हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। यह पहला मौका है जब भारत की महिला हॉकी टीम ओलंपिक के सेमीफाइनल तक पहुंची है। इस टीम का हिस्सा है नया गांव की रानी खोखर। रानी खोखर के परिवार में भी खुशियों का माहौल है। लोगों का वहां आना जाना लगा रहा और बधाइयां लोग उनके परिवार को दे रहे हैं। उनके परिवार भी अरदास कर रहे हैं कि टीम पदक जीत कर लौटे और उनकी बेटी भी। एक जो कहते ना वो दंगल फिल्म जो थी उसमें जैसे लोग हंसते थे, मेरे ऊपर ऐसे हंसते थे लोग, इससे भी दुगना हंसते थे। बेटी और बेटे में कोई फर्क ना समझें। पूरे देश की निगाहें महिला हॉकी टीम पर है। टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी टीम ने कमाल कर दिखाया है। 3 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को मात दी है। इस टाइम हम हैं मोहाली ज़िले के नया गांव में रीना खोखर के घर। रीना खोखर वो प्लेयर हैं जो इस टाइम महिला हॉकी टीम की सदस्य हैं। उनके माता पिता हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जो भारतीय महिला हॉकी टीम ने कर दिखाया है अद्भुत है, कमाल कर दिखाया। किस तरह से देखते हैं? पूरा देश उनको सेलिब्रेट कर रहा है, किस तरह से देखते हैं? ये तो बहुत खुशी है जी, हमें भी पूरे देश ही खुशी मना रहा है अपने। ये तो एक बहुत बड़ा देश के गौरव की बात है। कितने साल बाद पक महीना इस सेमीफाइनल में हम इंडिया महिला हॉकी टीम पहुंची है और देश गर्व। प्रधानमंत्री जी भी बधाई दे रहे हैं दोनों टीम को हमारी। तो ये है तो बहुत गर्व की बात है। और हम तो ये कहें कि ये मेडल लेके आए और तो देश का नाम रोशन करें। और ये हमारा तो है ही, हमारे देश का भी नाम, पंजाब के तो पंजाब का तो होएगा जब देश का है। तो ये है, हम तो कहना चाहते हैं अच्छा करें और बहुत बहुत बधाई टीम को। और आगे हम यही है आगे मेहनत करके और मेडल लेके आए। जो मैच हुआ था, मैच में जीत के बाद रीना खोखर से आपकी बात हुई तो रीना खोखर का क्या कमेंट था और आपने किस तरह से उन्हें मुबारकबाद दी? तो वो है बहुत खुशी थी टीम की। हम भी मैच देख रहे थे तो हमने तो यही है बहुत अच्छा खेले। और आगे पूरी टीम जब तक एकजुट होकर नहीं खेलेगी तो वो टीम कभी आगे नहीं बढ़ेगी। और टीम ने बहुत अच्छा वो दिखाया परफॉर्मेंस। भाई सब की पूरी की टीम एकजुट होकर खेल ली और साथ से खेल ली और 3 बार ऑस्ट्रेलिया चैंपियन टीम को हरा के और सेमीफाइनल में पहुंच के देश का गौरव बढ़ाया। और हमने तो यही है आगे ऐसे ही खेलते रहो और देश के लिए मेडल लेके आओ। रीना ने हॉकी कब खेलनी शुरू की थी और कब इसकी शुरुआत हुई? हमने सुना है आप भी हॉकी काफ़ी पसंद करते थे, क्या यही वजह थी कि रीना भी हॉकी पसंद करती गई, धीरे धीरे उनका रुझान बनता गया? नहीं, वो तो हम तो खेलते थे पर उसने वो टीवी देख के या देख के कि हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी, उसको देख के वो टीवी में ये कहती थी कि भाई पापा मैं ये खेल लूँगी। मैं कहा ठीक है खेलिए। वो 5वीं क्लास से ही अपना इसमें करने लगी थी और हमने मैं कहा ठीक है बढ़ो। तो वो 18 सेक्टर में वहाँ से खेलने के लिए साई में आते थे उस टाइम। तो वहाँ से उसके बाद में उन्होंने उसका खेल देखा। खेल देख के साई तो उन्होंने उसका सिलेक्शन ट्रायल लिया। ट्रायल लेने के बाद में उसका सिलेक्शन होया। सिलेक्शन होके वो वहाँ से 18 में ये महिला जो अपना साई हॉस्टल में वहाँ रहे और वहाँ से 42 में खेलने जाते थे। ग्राउंड 42 में है हमारा, तो वहाँ खेलने के लिए जाते थे। तो इन्होंने वहाँ से खेलते रहे। कोच इनके थे तो बहुत अच्छे थे, आगे बढ़ाते रहे।
और ये वहाँ से ये हॉस्टल में चले, कभी कभी बहुत परेशान भी होती थी, तो घर से दूर रहना बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो हम भी, उन्होंने कभी बोला मैं अगर भैया मिल जा करो, फिर धीरे धीरे उन्होंने महीने का किया, 15 दिन ये किया, तो उन्होंने फिर 2-2 महीने में किया। बोला ठीक है, बाद में 1 महीने में 1 बार आना है, तो क्यों अगर हम बार बार जाएंगे तो बच्चे का दिल भी टूटता है। तो कोच ने बहुत हुआ, और हमने भी जो चीज़ की ज़रूरत है बेटा हम लेके आएंगे, कोई बात नहीं, खेलो आप। और उन्होंने अपना पूरा वो सहयोग देते थे, और उसने अपनी पूरी मेहनत लगन से आज टोक्यो ओलंपिक में यहाँ देश के लिए खेल रही है। आप मना भी करते थे लड़की होने के नाते कि पढ़ाई पर ध्यान दो, खेल के क्या करोगे, उस टाइम था भी ऐसा, और सपोर्ट भी नहीं मिलता था, कई फैमिली सपोर्ट भी नहीं करती हैं लड़कियों को। तो आप किस तरह से देखते थे रीना, जब पढ़ाई और खेल में बिल्कुल? हाँ, वो हम तो ये पहले ये बोलते थे बेटा पढ़ो, पढ़ाई ज़रूरी है, पर नहीं, वो बोलती थी पापा मैं दोनों काम करूँगी, पढ़ाई भी करूँगी और खेल भी लूँगी। और ये था, कोई अपनी लड़कियों को भेजना नहीं चाहता था गेम में, पर हमने यह कभी उसको यह नहीं किया कि नहीं अपने बच्चों को, तीनों को भी, 2 बेटी मेरी, तो दोनों को नहीं बेटा खेल लो, पर क्या है सीधे जाओ और सीधे आओ। तो उन्होंने कभी वही अपना सीधे जाते थे, सीधे हाथ और खेलते थे, कभी इस चीज़ की कोई हमें आनी नहीं थी। और पढ़ाई भी उनकी ये है, मैगजीन में फ़ोटो भी हैं दोनों बच्चों के मेरे, तो वहाँ से मॉनिटर भी रहती थी क्लास की अपनी। पर मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से नौकरी में जब आता था, छुट्टी आता था, तो मैं स्कूल ज़रूर जाता था। तो जाने के बाद में वहाँ टीचर उनके यही मगर जी ऐसा है, मेरे बच्चों को आप मॉनिटर मत लगाइए, तो इनको पढ़ने दिए। बोला आपको ज़्यादा पता है या हमें ज़्यादा पता है कि ये बच्चा लायक है कि नालायक है? तो बोला आप नहीं, बाकी बोला यहाँ आते ही नहीं है कोई, अपने जो यहाँ रहते हुए अपने बच्चे को देखने के नहीं आते हैं। और बोला आप आ जाते हो जब भी आते हो। मगर जी मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैं इतने दिन के बाद आया हूँ, ताकि भाई मेरे बच्चे अच्छी तरह पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कोई हमारे बच्चे की गलती तो नहीं होगी है। तो हम तो ये आपसे इसलिए आपसे मिलने के लिए आते हैं। बोला जी नहीं, आपके बच्चों की कोई इसमें वो नहीं है, आपके बच्चे की पढ़ाई भी और हर चीज़, और गेम में भी आपके बच्चे जाते हैं। तो वह स्कूल से उनको पता था उनकी मैडम को, ये खेलने भी जाते हैं, तो बोला आपके बच्चों को खेल में भी और पढ़ाई में कोई कमी नहीं है। रीना खोखर की माता भी हमारे साथ हैं। माँ का अहम रोल होता है। पिताजी बीएसएफ में थे, तो माता जी आपका रोल कैसा रहता था? क्योंकि बीएसएफ की जो नौकरी होती है वो तो बॉर्डर्स पे ही ड्यूटी देते हैं। आप सब कुछ देखते थे, रीना ने गेम भी खेली हैं, पढ़ना भी है, तो किस तरह से करते थे? ये सुबेरे उसका यही रूटीन था, सुबेरे उठ के 5 बजे वो गेम खेलने जाती थी, फिर 7 बजे आती थी। जैसा ब्रेकफास्ट, उसका लंच सभी रेडी रखना पड़ता था। ये तीनों बहन भाई जाते थे खेलने, और फिर स्कूल में भी जाके 1 घंटा उनको गेम खेलनी होती थी। फिर जब बाकी क्लासें लगती थी, फिर शाम को आती थी 2:30 बजे, तब थोड़ा रेस्ट करके, और फिर वो 4 बजे फिर यहाँ साई में आ जाती थी। और फिर शाम को बस प्रैक्टिस करके थोड़ा स्कूल का काम करके सो जाती थी। बाकी उनमें उन्होंने कोई ये नहीं भाई गेम खेलने इधर उधर घूमना, ये उसकी वजह से मेरा भी ये हुआ कि मैं ज़्यादा मेल जोल किसी से रख नहीं पाई। अगर मैं किसी के पास मेल जोल रखती तो मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पाती थी। इसलिए लोग बोलते भी हैं भाई घमंड हो गया बच्चों की वजह से। पर ये था कि मैं अगर किसी के पास उठूँ बैठूँगी जाऊँगी तो मेरे पास भाई बच्चों के लिए टाइम नहीं रहने का। मेरा हर काम का टाइम टेबल था भाई, अब बच्चों को छोड़ कर आना, अब लाना, अब शाम का बनानी, अब सुबेरी लानी, अब बाहर से सामान लाना, तो सारा ये टाइम टेबल बना के मेरे को चलना पड़ता था। ज़्यादा लेडीजों की तरह मैं कहीं घूम फिर नहीं पाई, हमेशा घर में ही रहती थी। अब भी घर में ही रहती हूँ, अब वो आदत बन गई। अब बाहर घूमने जाने को या किसी के पास बैठने को इतना मन नहीं करता। लड़कियों को कम आंका जाता है, लड़कियों को गेम में नहीं भेजा जाता, लड़कियों को कम बोलते हैं सब, तो किस तरह से देखते हैं? आपको भी बोलते होंगे कोई रिश्तेदार उस समय कि कहाँ पे डाल दिया, क्या खिला रहे हो? हाँ, खूब बोल रहा, खूब हंसे भी। जब मैं चलती थी खूब हंसते थे लोग कि पागलपन कर रही है, आदमी घर पे रहता नहीं है, घुमाती फिरती है सारा दिन, खुद भी घूमती रहती है बच्चों के साथ, आप बच्चों को भी घुमाती रहती है, करियर ख़राब कर रही है बच्चों का। मेरे को खूब सुनने को मिला, जितना आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इतना मेरे को सुनना पड़ा ज़िंदगी में। पर मैं रुकी नहीं, मुझे लगता था मेरे बच्चे पढ़ भी सकते हैं। 90% रीना नंबर लाती थी, सारे बच्चे मेरे, कभी कोई फेल नहीं हुआ। फर्स्ट सेकंड तीनों बच्चे मेरे ऐसे नंबर लाते थे। और गेम में भी हर जगह उन्हें कामयाबी मिली। मेरे को अच्छा लगता था जब मैं मेडल लेने जाती थी उनके साथ, मैं उनको छोड़ने जाती थी। सारे इस 19 के चंडीगढ़ में सभी स्कूलों में मैं गई हूँ उनके साथ मेडल लेने।
सभी छोड़ के भी आती थी, जैसे कहीं नेशनल जाते हैं तो मतलब सब करीब करीब बहुत बंदे जानते हैं, पर मैं मेल जोड़ किसी से नहीं रखा, तो कि मैं जब सगे संबंधी ताने मारते हैं तो मनोबल गिरता है। एक औरत होने के नाते जब अपने बच्चों को आप लेके जाते थे तो मनोबल नहीं गिरता था उस समय? नहीं, मैंने कभी नहीं ये नहीं सोचा, मैं उनके बारे में नहीं सोचा, मैंने ये देखा कि मेरे बच्चे कामयाब हो लग रहे और मैं इनका साथ दूंगी तो ये ज़रूर कामयाब हो जाएंगे, ये था मेरा बस। मैंने किसी के बारे में सोचा नहीं ना। मैं ये अपने बच्चों को भी ये कहा, बेटा पीछे फिर के नहीं देखना, अगर हम पीछे फिर के देख लेंगे ना, अगर दुनिया की सुन लेंगे ना, तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। बस यही मेरी एक उनके लिए सीख थी, आगे भी यही है। मैं कहा बेटे पीछे नहीं देखना और आगे बढ़ो और आगे चलते रहो। एक सही उदाहरण पेश किया है। लड़के होने के नाते साथ में रहते थे, अंकल की बीएसएफ में ड्यूटी थी, समय नहीं दे पाते थे परिवार को, और फिर भी इन्होंने जारी रखा। जाते जाते टीम को क्या कहना चाहेंगे और उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो लड़कियों को कम आंकते हैं और उनको खेलने में या पढ़ाई में आगे नहीं जाने देते? हेलो, तो जी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। हमारी तरफ से भी देश तो दे ही रहा है, हम भी दे रहे हैं, और बड़ी खुशी की लहर है सारे को। जो भी है फ़ोन हमें इधर उधर से आ रहे हैं, बोला जी बहुत अच्छा किया है, तो हमने मैं कहा जी ठीक है, अच्छा बच्चों ने मेहनत किया है आज, और बहुत खेलते आ रहे। 3 मैच लगातार हारने के बाद में और फिर आगे जीतना बहुत कठिन हो जाता है, मनोबल टूट जाता है, पर कई लड़कियों ने अपना मनोबल गिरने नहीं दिया, और आज उन्होंने 3 बार चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हरा के एक इतिहास रचा। तो हम यही कहना चाहते हैं, आगे अपने लड़कियों को पढ़ाएं, गेम में भेजें, और तो किसी चीज़ का संकोच न करें, बेटी और बेटे में कोई फ़र्क ना समझें। तो ये है, आप देख रहे हैं सिंधु या और अपनी कमलप्रीत जो ये मेडल लेके आए हैं, तो देश का नाम रोशन किया, तो किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है। तो अपनी बेटी को बेटे की तरह समझें, और ये मैं तो यही कहता हूँ, जो बंदा अपनी बेटी को आगे या कहीं पढ़ाई में या कहीं बच्चा पढ़नी चाहती है या गेम खेलना चाहती है, अगर नहीं भेज सकता तो उससे मूर्ख आदमी नहीं है। एक बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने पेश किया है। लड़कियों को कम ना आके हर एक बार बात की जाती है, और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम आगे भी ऐसी अपनी जीत बरकरार रखे, जो 2 कदम दूर हैं गोल्ड मेडल से, उस कामयाबी की ओर आगे बढ़ते जाएं, ऐसी हम भी कामना करते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरामैन सूरज के साथ भगवत सिंह, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में सोमवार को बादल जमकर बरसे, लेकिन आधे शहर में जहां बारिश का कहर था, सारी सड़कें पानी से लबालब थी, वाहनों का चलना तक मुश्किल हो रहा था, वहीं आधा शहर बिल्कुल सूखा था, जहां लोग बारिश को तरस रहे थे। आइए दिखाते हैं आपको शहर में बारिश की लुका छिपी का खेल। चंडीगढ़ में सोमवार को बादल जमकर बरसे, लेकिन कई सेक्टरों में मूसलाधार बारिश हुई और कई सेक्टरों में बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ी। शहर के सेक्टर 20, 30 से लेकर ट्रिब्यून चौक और हल्लू माजरा से लेकर सेक्टर 7 और सेक्टर 26 में मूसलाधार वर्षा हुई। करीब 1 घंटे की बारिश से शहर की सड़कें लबालब भरी हुई थी। सड़कों के दोनों ओर बारिश का पानी सड़कों पर जमा हुआ था, जिसके कारण चंडीगढ़ के कई मुख्य सड़कों पर लंबा जाम लगा, तो कई गाड़ियां बारिश में खराब भी हो गई। बारिश के कारण लोगों को कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। वहीं कई इलाकों में बारिश के कारण लोगों के घरों तक पानी घुस गया। शहर में मानसून एक्टिव है, लेकिन इसके बावजूद इतनी बारिश नहीं हो रही। पिछले दिनों बारिश के कारण मौसम में थोड़ी ठंड भी महसूस की जा रही थी, लेकिन बहुत दिनों से बारिश न होने के कारण मौसम में फिर काफी उमस होने लगी थी। अब इस बार फिर बारिश से शहर वासियों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।
सोमवार को चंडीगढ़ में हुई बारिश और आसपास हुई बारिश के बाद सुखना लेक का जल स्तर और बढ़ गया है, जो कि 1161.40 फीट दर्ज किया गया, जबकि पिछले सप्ताह ये 1160 के करीब था। 1163 फुट पर पहुंचने पर सुखना का फ्लड गेट खोलना पड़ सकता है, जो कि खतरे का निशान भी है। मौसम विभाग के अनुसार यदि 2-3 दिन इसी तरह बारिश होती रही तो सुखना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच जाएगा। लंबे अरसे बाद पंजाब में स्कूल खुल गए हैं, जबकि सोमवार से ही चंडीगढ़ के कुछ निजी स्कूलों ने भी पेरेंट्स की कंसेंट के बाद 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू कर दी, जिसके बाद स्कूलों में रौनक लौट गई है। करीब 1.25 साल तक कोरोना के कारण घर में कैद रहे स्टूडेंट्स आज जब स्कूल पहुंचे तो उनके चेहरे खिले हुए थे। पुराने दोस्तों संग गले मिलकर उन्होंने कक्षाएं भी लगाई। लेकिन पहले दिन स्टूडेंट्स की हाजिरी स्कूलों में काफी कम रही, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में स्टूडेंट्स की हाजिरी स्कूलों में और बढ़ेगी। स्कूल प्रशासन ने भी स्कूल आए स्टूडेंट्स का भरपूर स्वागत किया। स्टूडेंट्स के लिए कोरोना गाइडलाइन की भी पूरी पालना की जा रही है। उन्हें दूर दूर बिठाया जा रहा है। चंडीगढ़ में फिलहाल निजी स्कूलों में एक दिन छोड़कर कक्षाएं लगेंगी, यानी कि सप्ताह में सिर्फ 3 दिन अभी उन्हें स्कूल जाना पड़ेगा। अगर माहौल ठीक रहा तो ये समय और बढ़ाया जा सकेगा। ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਆਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸਕੂਲ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਬਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਫੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਜੋ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਸਾਰੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਹੈ, 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ। 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 3 ਜਮਾਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੈ। हरियाणा सरकार द्वारा पंचकुला से हर दिन स्टोर योजना का शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल और अन्य अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। हरियाणा सरकार द्वारा पंचकूला से हर हित स्टोर योजना का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हरियाणा सरकार द्वारा पूरे हरियाणा में करीब 2000 हर हित स्टोर खोले जाएंगे। पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया। सरकार की हर हित स्टोर योजना के तहत सरकार द्वारा राज्य के युवाओं और महिलाओं को रोजगार देने के मकसद से ये स्टोर खोले जा रहे हैं। हरियाणा सरकार द्वारा 150 प्रोडक्ट्स के लिए 50 कंपनियों के साथ MOU साइन किए गए हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत की महिला हॉकी टीम के बेहतरीन प्रदर्शन और सेमीफाइनल में पहुंचने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सभी महिला हॉकी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। मित्रों, आज हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से हर हित स्टोर खोलने का जो एक अभियान लिया गया है, इसमें मुख्य रूप से हमारे युवा, हमारी महिलाएं, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग, इन सबको रोजगार के नाते जिनके पास रोजगार नहीं है, ऐसे युवकों को एक अवसर दिया जाए ताकि हर हित के जो स्टोर हैं उनको ये अवसर उपलब्ध कराया जाए। वो लेकर के उसमें गाँव में, शहरों में अपनी जो भी सामग्री दैनिक यूज़ की है, उपयोग की है, परिवारों में चाहे खाद्य सामग्री चाहे अन्य सामान है, उसके स्टोर्स खोल कर दिया जाएगा। इसकी फ्रेंचाइजी उनको दी जाएगी और फ्रेंचाइजी के माध्यम से एक निश्चित जो सामान है उनको उपलब्ध करा करके और जो फिक्स रेट है उसको देंगे, फिक्स कमीशन उनको दी जाएगी। ऐसा लगभग 10% कमीशन सुनिश्चित कराई जाएगी ताकि अगर 1.5 लाख रुपए का भी सामान न्यूनतम वो बेच सकते हैं तो 15 लाख रुपए की इनकम को सुनिश्चित किया जा सके। अभी पहले चरण में 2000 स्टोर खोलने का लक्ष्य रखा गया है। इसको 2000 पूरा होने के बाद 5000 स्टोर और खोले जाएंगे और इसमें समय समय पर जो परिवर्तन होते रहेंगे वो गौरतलब है कि हरियाणा में हर हित स्टोर के खोले जाने से कई लोगों को रोजगार मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। पंचकुला के इंदिरा कॉलोनी में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने एक सर्च अभियान चलाया, जिसके दौरान NDPS के तहत 2 महिलाओं सहित एक युवक को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 25 नशे के इंजेक्शन, 600 नशे के कैप्सूल और 25 सीसी
एंटी एलर्जी दवा भी बरामद की गई। सेक्टर 16 पुलिस चौकी इंचार्ज सुशील कुमार ने बताया था कि सूचनाओं के अनुसार उन्हें सूचना मिली थी कि इंदिरा कॉलोनी में ड्रग्स का धंधा चल रहा है, जिसके बाद उन्होंने ट्रैप लगाकर इन्हें गिरफ्तार किया है। पंचकूला की इंदिरा कॉलोनी में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने रेड की। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत आज 2 महिलाओं सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 25 नशे के इंजेक्शन, 600 नशे के कैप्सूल और 25 सीसी एंटी एलर्जी दवा की बरामदगी की गई। सेक्टर 16 पुलिस चौकी इंचार्ज सुशील कुमार ने बताया कि सूत्रों से उन्हें सूचना मिली थी कि इंदिरा कॉलोनी में कुछ लोग नशा सप्लाई का काम कर रहे हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम गठित कर जब छापेमारी की गई तो 2 महिलाओं सहित एक व्यक्ति इस काम में संलिप्त मिले। पुलिस ने आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से नशे का सारा सामान बरामद किया गया, जिसके बाद पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। सुशील कुमार ने बताया कि आरोपियों को कल पंचकूला सेक्टर 1 स्थित कोर्ट में पेश कर उनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और रिमांड के दौरान ये पता लगाया जाएगा कि नशे के स्कील में और कौन कौन लोग शामिल हैं और कब से शामिल हैं, कहां से नशा लेकर आते हैं, घर के लोगों को सप्लाई करते थे। नियमानुसार हमने कार्रवाई करते हुए और अपने जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, जो एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हुए हैं, हमने उनको कॉल करके और ड्रग्स इंस्पेक्टर हैं जो अपने प्रवीण जी, उनको भी कॉल करके और एनडीपीएस एक्ट के नियम के अनुसार हमने वहाँ पे रेड किया। तो रेड के दौरान वहाँ से हमें 60 पैकेट कैप्सूल, नशीले कैप्सूल मिले हैं, जो टोटल कैप्सूल ये 600 हैं और 5 पैकेट हमें इंजेक्शन के मिले हैं, जिसमें 25 इंजेक्शन हैं और कुछ एक शीशी हैं 25 जो एनडीपीएस एक्ट में नहीं आती, और इंजेक्शन और वो कैप्सूल तो एनडीपीएस एक्ट की उसमें आती हैं, क्योंकि जैसा कि हमारे ड्रग्स इंस्पेक्टर ने अपनी रिपोर्ट लिखित में रिपोर्ट भी दी है और उनको हमने रेडिंग पार्टी में शामिल किया था। उन्होंने तस्करों को पकड़ा गया है, वो कौन है और इनके खिलाफ पहले भी कोई मामला दर्ज है? हाँ, इसमें जो जिन लोगों को हमने पकड़ा है वो 3 लोग थे। तीनों लोग बेचते थे, नवीन और क्या नाम, राजकुमारी और सुशीला, जिसमें 2 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। इनकी उम्र क्या बताई जा रही है? हाँ, इसकी नवीन की उम्र है लगभग 30 वर्ष की है और राजकुमारी की उम्र है 48 ईयर्स और उसकी सुशीला की उम्र है 50 ईयर्स। हाँ, इनके खिलाफ हमने एनडीपीएस एक्ट के पहले एक बार चेक करवाने के बाद जो साथ में ड्रग्स इंस्पेक्टर थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी कि भाई ये कैप्सूल और इंजेक्शन ये एनडीपीएस एक्ट के अपराध में आते हैं। तो एनडीपीएस एक्ट के नियम के अनुसार हमने इसके 22 एनडीपीएस एक्ट के तहत कहाँ से नशीला पदार्थ लेके आते थे और कहाँ बेचते थे? हाँ, ये अभी हमने एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार इनको अरेस्ट किया है। अरेस्ट करने के बाद ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, इसको हम बिल्कुल तय तक जाएंगे कि ये कहाँ से लेकर के आते हैं और उनके खिलाफ भी हम आगे नियम। लोग सर जो अरेस्ट किए हैं, क्या वो एक ही परिवार के सदस्य हैं या फिर अलग अलग हैं सर? ये तीनों के तीनों बिल्कुल पड़ोसी हैं और तीनों एक मतलब जुट होकर के ये इस नशीले दवाइयों और इंजेक्शनों का काम करते थे। हमें इसमें पहले भी शक हुआ था, लेकिन हमने पहले भी रेड की थी, लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिली थी। तब भी हमने सर्च किया था और ये बड़े चतुर और चालाक अपराधी हैं और ये काबू नहीं आए थे। बहरहाल पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ करने लगी है ताकि उनसे ये पता चल पाए कि गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। और अब कोरोना अपडेट। गुजरे 24 घंटों में ट्राई सिटी में मात्र 6 नए कोरोना के पेशेंट सामने आए, जिनमें चंडीगढ़ में 4 और मोहाली में 2 पेशेंट शामिल हैं। पंचकुला में आज एक भी पेशेंट नहीं आया, जबकि ट्राई सिटी में आज कोरोना से मरने वालों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। और मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में बारिश के बावजूद अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 77% रिकॉर्ड की गई। ट्राई सिटी अपडेट पे अब तक के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे सूचनाएं और खबरों के साथ। तब तक के लिए रमेश हांडा को पूरी ट्राई सिटी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।